यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक ट्रेड यूनियन एंड वेजेस, श्रमिक संघ तथा मजदूरी। श्रमिक संघ श्रमिकों के बीच एक संगठन है जो श्रमिकों के कार्य की दशाओं व मजदूरी दरों में सुधार, श्रमिकों को शोषण से बचाने और पारस्परिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। श्रमिक संघों को स्थायी संगठन के रूप में मान्यता होती है। यह श्रमिकों का एक संगठन होता है जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाए रखना और उन दशाओं में सुधार करना होता है। श्रम संघ एक ऐसा संगठन भी होता है जिसका मुख्य उद्देश्य नियोजक और नियोजित के बीच आपसी संबंधों को अच्छे से बनाना है और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है और उनके सुधार हेतु कार्य करना है। कुल मिलाकर श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनकी मजदूरी के लिए, उनकी कार्य दशाओं में सुधार के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए जो संगठन कार्य करता है, जो संघ कार्य करता है, वह श्रमिक संघ कहलाता है। श्रमिक संघों के कार्य या उद्देश्य 3 तरह के हैं। पहला है आंतरिक एवं संघर्ष संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत श्रमिक संघों के वे कार्य आते हैं जो श्रमिकों को कारखानों में मालिकों से शोषण से मुक्ति दिलाने और श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा व सुधार के लिए किए जाते हैं, जैसे मजदूरी में सीमांत उत्पादकता के बराबर वृद्धि करना, मजदूरी में कटौती को खत्म करना या रोकना, कारखाने में उचित वातावरण की मांग, काम के घंटों में कमी, अवकाश के दिनों में वृद्धि, प्रबंध में श्रमिकों को हिस्सा दिलाना आदि। इसके लिए श्रमिक संघ सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, हड़तालें करते हैं और उद्योगपतियों या पूंजीपतियों से आपसी बातचीत करके कार्य करवाते हैं। दूसरा है बाह्य या श्रम कल्याणकारी रचनात्मक कार्य। इसमें श्रम संघों के वे कार्य आते हैं जो कारखाने के बाहर श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार के लिए किए जाते हैं, जैसे दुर्घटना, बीमारी, बेकारी आदि संकटों के समय संघ सदस्यों को आर्थिक सहायता, श्रमिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन, आवास एवं चिकित्सा की व्यवस्था करवाना तथा श्रमिकों में एकता, अनुशासन और आत्मविश्वास की भावनाओं में वृद्धि करना है। इसका महत्व श्रम संघों के विध्वंसात्मक कार्यों की अपेक्षा अधिक है। इसके अंतर्गत प्रतिनिधि कार्यों का भी समावेश होता है, जिसमें श्रम संघों के निपटारे, मुकदमों की पैरवी व श्रम सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व भी है। यानी कि हड़तालों, सौदेबाजियों के अलावा यह जो कार्य है, यह बहुत रुचिकर कार्य होता है श्रम संघों का। इसको ज़्यादा कल्याणकारी कार्य के रूप में माना जाता है। तीसरा उद्देश्य है इनका राजनीतिक कार्य। वर्तमान में श्रमिक संघ श्रमिकों में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और उनमें राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में भी सक्रिय है। वे लोकतंत्र व समाजवाद की भावना के प्रेरणा स्रोत होते हैं। श्रमिक दल राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करते हैं और सत्ता लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। श्रम संघ एवं मजदूरी। क्या कारण है कि श्रम संघ मजदूरी बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने में सफल हो जाते हैं? श्रम संघ मजदूरों की संगठित शक्ति का प्रतीक है। श्रमिकों की मोलभाव करने की सामूहिक शक्ति
इन्हीं श्रम संघों के माध्यम से आती है। मजदूरी बढ़ाने में वे दो प्रकार से सफल हो सकते हैं। पहला श्रमिकों के द्वारा और दूसरा श्रमिकों के कल्याण कार्यों और रचनात्मक कार्यों से उनकी उत्पादकता में वृद्धि करके। दो तरह से वो मजदूरी में वृद्धि कर सकते हैं। और कैसे मजदूरी करते हैं और मजदूरी बढ़ाने के क्या कारण होते हैं, उनमें पहला है श्रम की पूर्ति को नियंत्रित करके। मजदूर संघ उद्योग में श्रम की पूर्ति को नियंत्रित करके मजदूरी दर में वृद्धि करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिक नए श्रमिकों के लेने में रोक लगाकर, काम के घंटे को कम करवाकर, प्रशिक्षण अवधि को लंबा करवाकर श्रमिकों की पूर्ति को कम करते हैं। इससे पूर्ति वक्र खिसक कर मांग और पूर्ति की साम्य मजदूरी दर से ऊंची मजदूरी दर पर संतुलित होता है। दूसरा है मजदूरी की ऊंची दरें निर्धारित करवाकर भी श्रमिक संघ प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी बढ़वा सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उद्योगपति इस ऊंची मजदूरी पर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही श्रमिक रखकर शेष को काम पर नहीं लगाते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगला है शोषण का विरोध करके। क्रेता एकाधिकारी उद्योगपति के शोषण का विरोध करके शोषण तुल्य मजदूरी में वृद्धि करवाने में ये श्रम संघ सफल होते हैं। इससे क्रेता एकाधिकारी को मजदूरों की मजबूरी का लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ श्रम संघ मजबूत होते हैं और वे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी। हम अपने सिद्धांतों में भी पढ़ते आए हैं कि मजदूरी का निर्धारण सीमांत उत्पादकता के बराबर तो होना ही चाहिए, और श्रम संघ भी ऐसा ही करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी स्थिति में श्रम को उसकी सीमांत आय उत्पाद से कम मजदूरी मिलती है और इससे उत्पादकों द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है। लेकिन श्रम संघ अपने श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत कर मजदूरी दरों को सीमांत उत्पादकता के बराबर ला सकते हैं। अगला है श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करना। श्रम संघ अपने रचनात्मक कार्य, जिसे हमने इनका उद्देश्य पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि के माध्यम से श्रम या मजदूर की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा है कि वे उत्पादकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, जैसे नवीनतम उन्हें वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करना, मशीनरी सही तरीके से देना, सुधरी हुई मशीन देना, नवीन तकनीक वाली मशीन देना, कार्य की दशाओं में सुधार करना आदि के माध्यम से मजदूर की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। अगला है विशेष वर्ग के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि। श्रमिकों के विशेष वर्ग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग अगर बेलोचदार है और श्रम के विशेष वर्ग की मांग उत्पादक के लिए बेलोचदार है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी बढ़ाने के लिए उत्पादक को बाध्य होना ही पड़ेगा। यहाँ यह देखना है कि उस वर्ग विशेष के लिए मांग बेलोचदार होनी चाहिए, तभी उसका मजदूरी रेट जो है वो बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। श्रम संघों की सौदेबाजी की सीमाएं। अभी तक हमने जाना कि श्रम संघ जो हैं बहुत मजबूत होते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन्हें अच्छी कार्यदशाएं दिलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि श्रम संघ सौदेबाजी नहीं कर पाते हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे पहली है बेरोजगारी। अगर देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पाई जाती है तो श्रम की पूर्ति मांग से अधिक होने के कारण मजदूरी दर कम हो जाएगी
और श्रम संघों को अपनी मांग में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि बेरोजगारी है तो जो भी पैसा मिल रहा है मजदूर उस पर काम करेगा। तो यहाँ पे श्रम संघ जो है वो कितना भी प्रयास कर ले मजदूरी दर नहीं बढ़ा पाएगा। अगला है श्रमिकों की प्रतिस्थापन की लोच। अगर उद्योग की प्रकृति ऐसी है कि श्रमिकों को मशीनों द्वारा प्रतिस्थापन करना सरल हो, तो मजदूरी में वृद्धि की मांग किए जाने पर मालिक क्या करेगा? मशीनरी को लगा देगा, श्रमिक को हटा देगा। तो ऐसी स्थिति अगर है व्यवसाय में, तो यहाँ भी मजदूरी को आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता। अगला है प्रतिस्थापन साधनों की अधिक लोचदार पूर्ति। यह भी श्रमिक संघों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को प्रभावित करता है। केवल दूसरे साधनों की प्रतिस्थापन लोच ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि उस साधन की पूर्ति की लोच भी महत्वपूर्ण है। किसी कारखाने में श्रमिकों को मशीनों से प्रतिस्थापित करना पर्याप्त रूप से संभव है, परंतु अगर मशीनों की पूर्ति सीमित है या अपर्याप्त है, तो ऐसी दशा में उत्पादक द्वारा चाहते हुए भी मशीनों की पूर्ति बेलोचदार होने से उद्योगपतियों को श्रम के उपयोग के लिए बाध्य ही होना पड़ेगा और यहाँ श्रमिकों के लिए उसे अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। पर अगर हम ये देखें कि प्रतिस्थापन साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, यानी वे जितनी चाहें उतनी मशीनरी मंगवा सकते हैं, तो ऐसी दशा में श्रम संघ मजदूरों की मजदूरी दर में वृद्धि करवाने में असफल रहेंगे। अंतिम है उत्पादित वस्तुओं की मांग की लोच। यदि श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कम लोचदार है, तो उत्पादक ऊंची मजदूरी देने पर भी उसका भार उपभोक्ताओं को धकेल देगा, यानी कीमत ज़्यादा लेगा। परंतु अगर उत्पादित वस्तु की मांग लोचदार है, तो मजदूरी में वृद्धि से लागत व बाजार मूल्य दोनों बढ़ने के कारण उत्पादकों को मांग बहुत घट जाने का भय रहता है। श्रम संघ उत्पादित वस्तुओं की मांग लोचदार होने पर मजदूरी में अधिक वृद्धि करवाने में असमर्थ रहेंगे। ये सब कारण हैं जिनके द्वारा श्रम संघों की मजबूती पर सौदेबाजी की सीमाएं परिलक्षित होती हैं। यानी श्रम संघ चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक निश्चित सीमा के बाद इन सब कारणों के कारण वे मजदूरी दर में वृद्धि करवाने के लिए सफल नहीं हो सकते हैं।